अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम में हमेशा बात करते हैं तमाम पूरे वीक की स्टोरीज़ की, लेकिन आज तो वाकई बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान ने पहला वनडे जीता, उसके बाद अब दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। और इस वनडे पे अब काफ़ी लोग की जो है वो नज़रें हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जब पहला मैच जीता तो अभी भी ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की बेस्ट 11 पॉसिबल थी। आसिफ अली की शमूलियत पर काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है, साथ साथ हसन अली भी अगर फिट हुए तो क्या वो मैच खेल सकेंगे। इस हवाले से हम आपके साथ डिटेल बात करेंगे। पाकिस्तान की जो वुमेन फुटबॉल है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश में ट्राई सीरीज़ T20 ब्लाइंड टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त दी। उनके कप्तान भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ 6 जिसकी लाहौर में बैटिंग करने की फुटेज वायरल हुई, मोहम्मद यूसुफ भी उनके पास गए, वो भी हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। ये सब कुछ होगा आज के प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं कल के मैच में पाकिस्तान के लिए। बॉलिंग बहुत अच्छी रही। साउथ अफ्रीका ने 273 ज़रूर किए, लेकिन फिर बाबर आजम की और इमाम की अच्छी बैटिंग, बाबर का फॉर्म में एक दफ़ा दोबारा आना, सेंचुरी करना, और बड़ी इंप्रेसिव इनिंग थी। लेकिन अगेन पाकिस्तान को चेस में जो प्रॉब्लम होता है वो है मिडल लोअर ऑर्डर का। लेकिन इवेंचुअली जब फ़हीम अशरफ ने मैच को फिनिश किया तो लोगों ने सुकून का सांस लिया। इस मैच में बात करेंगे कल क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ हमें ज्वाइन करें। रऊफ़, ऑब्वियसली जीत तो मिली, बट आखिरी बॉल तक मैच गया और मैच का मज़ा तो बहुत आया, चूँकि एक बड़े अरसे बाद वनडे क्रिकेट देखने को मिली, फिर मैच बहुत दिलचस्प भी हुआ। बट आप समझते हैं कि बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि चले जीत से आगाज़ तो हुआ। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को, स्पेशली जिस तरह बाबर आजम ने बैटिंग की है और फ़हीम अशरफ ने लास्ट पर जिस तरह की बैटिंग की है, तो उससे पाकिस्तान को काफ़ी हेल्प आउट किया इस मैच में जीतने में। मगर इस पर आप डेफिनेट क्रेडिट देंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम को साउथ अफ्रीका में और उनकी कंडीशंस में हराना डेफिनेट एक बड़ा आप इसको कह सकते हैं कि कारनामा पाकिस्तान टीम का, और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जहाँ तक आपने बात की है कि थोड़ा सा जो लैप्सेस हुए हैं वो तो पास से ही चल रहे हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो मुसलसल कोलैप्स हो रहा है, और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो अभी तक जो भी इनके मिडिल ऑर्डर में 3-4 प्लेयर्स हैं उनके मुतबादल ढूंढने में नाकाम रही है। तो ये जब तक आप इस तरह उनके प्रॉपर रिप्लेसमेंट तैयार नहीं करेंगे, और रिप्लेसमेंट आएगी प्रॉपर आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ से आएगी, तो आपको उन पर नज़र रखनी पड़ेगी और कम्पिटेटिव क्रिकेट करानी पड़ेगी, तो तभी आपको ये रिप्लेसमेंट मिलेगी। अदरवाइज आप जितने भी प्लेयर्स इधर उधर पकड़ कर लाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरनेशनल लेवल पर वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रऊफ़ ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान को बहुत सारे जो मामलात हैं वनडे क्रिकेट में, स्पेशली जो पावर हिटिंग है, कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन है, उस पर भी ऑब्वियसली बात की जा सकती है। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कल पाकिस्तान ने जो बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की मैच। तो जैसे रऊफ़ आपने कहा कि पाकिस्तान टीम को एप्रिसिएशन भी मिलती है, क्रेडिट भी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हराना जो है वो इतना आसान नहीं। बट रऊफ़ ये भी मानना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका की टीम शायद माजी के मुकाबले में इतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान भी आकर वो हारे हैं। यहाँ भी अगर आप देखें फाफ डु प्लेसिस भी इंक्लूड नहीं है। बट पॉजिटिव चीज़ ये है कि चले पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली ओडीआई क्रिकेट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी या ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेली, सिर्फ छठा ओडीआई था। आप पूरे मैच का अगर जायज़ा लेते हैं, कौन से प्लस पॉइंट हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे, और समझते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां अगले 2 मैचेस में काम करने की ज़रूरत है, और स्पेशली टीम की जो एक कॉम्बिनेशन है उसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, बेसिकली बात ये है कि जो आपकी साउथ अफ्रीकन टीम है उसको हराने का क्रेडिट है पाकिस्तान टीम को तो डेफिनेट आपको जाएगा। और आप इसको इतनी भी कमज़ोर टीम नहीं कह सकते, क्योंकि ये कि उनमें बात ज़रूर है कि वो अभी आप अपने दोबारा तश्कीली 9 के मरहले से गुजर रहे हैं और उनको कुछ प्लेयर्स चाहिए, और वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद साउथ अफ्रीकन टीम को उनकी कंडीशन में हराना डेफिनेट ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको। तो बाकी जो पाकिस्तान इस मैच की ओवरऑल अगर बात की जाए, तो मेरा ख्याल है कि जब अर्ली ऑन 4 खिलाड़ी 10 रन पर पाकिस्तान ने आउट कर दिए थे, तो उसके बाद साउथ अफ्रीकन को 274 रन की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि वो इतना लंबा स्कोर बोर्ड पर करते और पाकिस्तान को एक टफ टाइम मिलता। अगर पाकिस्तान के पास मिडल में कोई अच्छा स्पिनर होता और वो ब्रेक थ्रू या फ़हीम अशरफ एक तो विकेट वहाँ पर लेकर दे देती, और तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को टारगेट 200 के अंडर ही मिल सकता था। और दूसरी बात पाकिस्तान की एक जो बैटिंग लाइन में देखने में आई है, तो उसमें जो फ़खर जमान है वो काफ़ी अरसे से राइट आफ्टर द चैम्पियन ट्रॉफी दे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी तक उनकी जो फॉर्म है वो वापस नहीं आ सकी। मगर जो मैनेजमेंट है स्टिल उन पर बिलीव कर रही है और उनको दोबारा वापस लेकर आ रहे हैं। उसके बाद जो आपकी मिडिल ऑर्डर है उसमें भी
इफ्तिखार के अलावा भी काफ़ी उन्होंने बैट्समैन ट्राई किए, अभी आसिफ अली को दोबारा लेकर आए हैं और वो भी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुए। तो ये 2-3 जो लैप्सेस हैं जो पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर में है वो कवर करने पड़ेंगे। जब तक वो कवर नहीं करेंगे तो आप इतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है रऊफ, आपने जो निशानदेही की उस पर ज़रूर बात करेंगे कि जब 55 पे 4 आउट कर लिए थे और मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ये एक T20 का प्रॉब्लम बनता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास शादाब खान इंजरी से वापस अब आए हैं और राउंडर भी बहुत अच्छे हैं, बट वो जो एक स्पिन फैक्टर होता है ना, जैसे अगर हम देखें जैसे आदिल रशीद क्रिएट करते हैं इंग्लैंड के लिए, या जब भारत में चाहल और कुलदीप की फॉर्म अच्छी लगी थी, गो कि इंग्लैंड ने ठीक ठाक पिटाई कर दी, बट आप समझते हैं कि शादाब की बॉलिंग में तो वो काट नज़र नहीं आ रही। दूसरा हमने एक और चीज़ भी मैंने कल हाईलाइट की थी, आप भी उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि हमने आज जो मुश्ताक अहमद की वीडियो जारी की जो अंडर-19 टीम के साथ काम करें, अच्छी बात है, बट सकलैन मुश्ताक तो पहले वहाँ मौजूद हैं। आप नहीं समझते कि जिस तरह वकार यूनुस मौजूद हैं यंग फास्ट बॉलर्स की रहनुमाई के लिए, हमारे पास एक स्पिनर होना चाहिए, स्पिन कोच, जो कि पूरी दुनिया ने मुश्ताक अहमद की खिदमात हासिल कर रखी हैं। इंग्लैंड ने उनको 4-5 साल रखा, वर्ल्ड कप के अंदर सकलैन मुश्ताक ट्रैवल कर रहे थे इंग्लैंड के साथ हर जगह पर। हमने क्या स्पिन डिपार्टमेंट को बहुत आसान नहीं ले लिया, और यही वो डिपार्टमेंट है जो हमारा वीक पॉइंट बनता जा रहा है। देखिए बेसिक चीज़ ये है कि जो शादाब खान है, मेरा ख्याल है कि जो चैंपियन ट्रॉफी के बाद उनकी बॉलिंग मेरे ख्याल में तो इम्प्रूव होनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी यंग एज में और बड़े अच्छे टाइम पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी पाकिस्तान के लिए खेलने की और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल गया था। मगर उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है कंटिन्यूसली वो डिक्लाइन का शिकार है। अभी तक उनकी बॉलिंग में वो काट देखने में नहीं आई, जिस तरह आपने इंडियन जो स्पिनर है उनकी बात की है या आदिल रशीद की बात की है। तो उन्होंने विद इन द टाइम, उन्होंने विद द पैसेज ऑफ द टाइम उन्होंने इम्प्रूव किया और अपनी जो परफॉर्मेंस है और जो अपनी एबिलिटीज़ हैं उनसे वो अपनी अपनी टीमों को मैचेस जितवाए हैं। मगर जो शादाब खान की जहाँ तक परफॉर्मेंस देखने में आई है वो मुसलसल और कंटिन्यूसली डिक्लाइन का शिकार है। वो इनको चाहिए था कि उनकी रिप्लेसमेंट पर अगर, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप किसी एक ही प्लेयर पर डिपेंड करना शुरू कर दें, आपको उनकी रिप्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। और जहाँ तक आपने बात की है कि कोचिंग की, तो मेरा ख्याल है कि कोचिंग भी उसी वक्त इफेक्टिव साबित हो सकती है जब आपके पास टॉप का कोई बॉलर पाकिस्तान टीम के में मौजूद होगा, तो उसमें कोच अफेक्ट करेगा। क्योंकि आपने इसकी एग्जांपल मैं आपको शेन वॉर्न की देता हूं, तो जब तक वो शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियन टीम में थे तो उनके कोचेस की सक्सेस रेट भी ज्यादा थी, मगर जैसे ही शेन वॉर्न टीम से आउट हुए तो उसके बाद उन्होंने काफी बड़े कोचेस वहां पर अपॉइंट किए, मगर उनका सक्सेस रेट मुसलसल नीचे आता रहा, क्योंकि वो कोई ऐसा कोई एबिलिटी वाला स्पिनर उनके पास उसके बाद नहीं आया जो उनको मैच जितवा सके। लेकिन रऊफ, अगर मैं आपसे इतना पूछूं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी बैटिंग कोच यूनुस खान की सूरत में मौजूद है, अच्छी बात है, वन ऑफ द लेजेंड। अगर हम वकार यूनुस की बात करें, फास्ट बॉलर के साथ काम करें, बट अब जाहिद हैं, इसी तरह अगर हम बात करें नवाज़ हैं, फिर शादाब की फॉर्म और फिटनेस का आपने खुद सारा जिक्र कर दिया, या अगर हमारे पास अगर हम देखें इमाद वसीम भी इसी तरह स्ट्रगल करके बाहर हुए। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब बैटिंग और फास्ट बॉलिंग कोच हो सकता है तो हम क्या एक स्पिन कोच कैरी नहीं कर सकते? मुश्ताक और सकलैन दोनों हमारे पास बड़े लेजेंड्स हैं, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं, दुनिया भर में कोचिंग भी कर चुके हैं, दोनों ने अपने कोचिंग स्टंट किए हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ, वेस्ट इंडीज़ के साथ, इंग्लैंड के साथ। मेरा सिर्फ पॉइंट ये कि दोनों पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या आपको नहीं लगता कि रिसोर्सेज मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल कर लिया जाए? ये बिल्कुल आपका जो पॉइंट है इन सेंस वो दुरुस्त है कि जब अगर बैटिंग में दो कोचेज वहाँ पर मौजूद है, मिसबा है, उसके बाद यूनुस खान, और बॉलिंग में वकार यूनुस मौजूद है, तो डेफिनेट स्पिन बॉलिंग कोच भी होना चाहिए। मगर बात यह है कि बजाय पाकिस्तान टीम के साथ रखने के इतने ज़्यादा एक कोचिंग स्टाफ और इतना बड़ा मैनेजमेंट स्टाफ जो उल्टा जो बच्चों पर ज़्यादा वो एक बर्डन डालना शुरू कर दे और एक उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाए, जिस तरह हमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स में देखा है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो पहले हैं उनको भी रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जो असल जो आपकी तैयारी होती है वो होती है ऑफ सीजन में। जब आप ऑफ सीजन में और डोमेस्टिक में जाकर इनके साथ काम करेंगे तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगी। आप ड्यूरिंग द टूर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इनको ग्रूम कर सकें। ठीक है, पुरानी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाबर आजम की बड़ी परफॉर्मेंसेज, उनके रिकॉर्ड्स भी बनते ही जा रहे हैं और पैकेज भी आपको आके दिखाएंगे, साथ रऊफ से ज़रूर बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान ने जीत तो हासिल की, लेकिन इसकी सबसे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी रहेगा कि बाबर आजम बतौर कप्तान उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। एज अ प्लेयर तो उन्होंने कल जो सेंचुरी बनाई, रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा। हाशिम आमला का 30th उनकी जो है वो ODI 100 थी, वो फास्टेस्ट टाइम में हुई है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके मजीद रऊफ से बात करते हैं।
तो हर रोज़ एक नए मैच के साथ बाबर आजम मजीद बेहतर हो रहे हैं। फिर आप देखें ना, कमेंटेटर्स जब उनकी बैटिंग पे तबसरा करते हैं तो अच्छा लगता है कि एक सुपरस्टार है पाकिस्तान के पास। और रऊफ, यही वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, यही वही कॉन्फिडेंस है जो कैप्टन को चाहिए होता है। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी बाबर की तो टीम को लीड भी अच्छा कर सकेंगे। जी रऊफ। बैट्समैन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, और मेरा ख्याल है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी जो कारकर्दगी है उसमें निखार आता जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाल बात है कि जो कैप्टन है वो फ्रंट से लीड भी कर रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। जब तक कैप्टन परफॉर्म नहीं करेगा उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा प्रेशर डेफिनेट जाएगा। मगर ये बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि बाबर आजम कंटिन्यूसली बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि जो बाकी बैट्समैन है उनको भी एक तहरीक देगी कि वो अपने जो कैप्टन है उसको फॉलो करें और उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करके वो भी मजीद बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। ठीक है रऊफ, पहला मैच तो अब जीत गए, दूसरा मैच कल है, ऑब्वियसली सिर्फ एक दिन का गैप है। कोई चेंजेस आपके ख्याल में की जा सकती हैं? मिसबाह बतौर कप्तान तो इतने चेंजेस नहीं करते थे जब स्पेशली टीम जीतती थी, बट आसिफ अली के ऊपर स्पेशली अगर मैं आपसे पूछूं रऊफ, आपकी क्या ओपिनियन है कि जब वो टीम में आए तब भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि सऊद शकील जब बाहर हुए तो स्ट्रेट अवे T20 से वो वनडे में आ गए। इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई सिवाय इसके कि शायद और कोई चॉइस नहीं थी। फिर उनको खिला भी दिया गया। अब वेट कर रहे हैं, हैदर अली भी वेट कर रहे हैं, सरफराज अहमद भी। क्या हमारे पास ऑप्शन हैं? और दूसरे मैच में आपकी क्या ओपिनियन होगी, कोई तब्दीली की जा सकती है? देखिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको सेंस का मुजाहरा करना चाहिए। अगर सरफराज अहमद को आप साथ लेकर गए हैं तो सरफराज ने पाकिस्तान के लिए बेशुमार बेहतरीन इनिंग्स खेली हुई हैं और ऐसी इनिंग खेली है जब पाकिस्तान बिल्कुल हार के करीब था और उन्होंने अपनी बेहतरीन बैटिंग से पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। अगर आपको मिडिल ऑर्डर में किसी अच्छी और मैच्योर बैट्समैन की साउथ अफ्रीका या वेस्टर्न विकेटों पर जरूरत है तो मेरा ख्याल है कि सरफराज उसके लिए एक आइडियल चॉइस थी। और अगर कल के मैच में आसिफ अली के नंबर पर सरफराज बैटिंग करने आते तो मेरा ख्याल है कि बगैर किसी विकेट के ज़िया के पाकिस्तान ये मैच पाकिस्तानी जीत सकता था। तो ये थोड़ा सी मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ा सा एक बोल्ड और एक सेंसेबल फैसला करना चाहिए। दूसरी जानब जो फ़खर जमान है वो कंसिस्टेंटली आउट ऑफ फॉर्म है और बड़े लंबे अरसे से उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो उन पर भी डेफिनेट अगले मैच में प्रेशर होगा। उसके बाद जो आपकी बाकी मिडिल ऑर्डर है उसमें भी इससे पहले इफ्तिखार और बाकी लड़के ट्राई किए हैं तो अभी तक कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये भी एक स्लॉट फारग है, इसमें भी कुछ नए लड़के एडजस्ट किए जा सकते हैं। बॉलिंग के शोबे में हारिस राउफ की जगह पे मेरा ख्याल है कि शायद हसन अली ज़्यादा बेहतर चॉइस होंगे अगर उनको खिलाया जाए। तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कुछ चेंज वगैरह मुझे तो देखने पे नजर नहीं आ रही। और रऊफ एक पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि एक मैच खेला है पाकिस्तान ने अभी। अब जैसे आपने बात की स्पेशली आसिफ अली की, बट आप समझते हैं कि आप भी क्रिकेटर हैं, आप समझते हैं इस चीज़ को कि जब किसी को चांस दें तो फिर थोड़ा सा उसको प्रॉपर चांस दे दें ताकि एक ही मरतबा फैसला भी हो जाए। ऐसा ना हो ना कि एक मैच के बाद आप एक और प्लेयर लेकर आए। आप समझते हैं कि आसिफ को एक मौका और दिया जाना चाहिए, एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर चांस मिल जाए, क्योंकि इससे पहले भी चांसेस तो बहुत मिले हैं, इसीलिए क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा हो रही है कि वो लकी हैं कि फिर टीम में आ जाते हैं। बट आपके ख्याल में कल के मैच में आसिफ को खिलाना चाहिए या रिप्लेसमेंट करनी चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये ज्यादती है कि आप अगर किसी को भी उठाकर पाकिस्तान टीम में ले जाएं और सेलेक्ट करें, फिर इतने क्रिटिकल मैच में आप उसको चांस नहीं दे दें। तो इसके अलावा आपकी अगर आप इनके अल्फाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो यही कह रहे हैं कि हमने बड़ा टॉप क्लास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया पिछले 2 साल में और बड़ा कंपटीशन और बड़ा कम्पिटिटिव क्रिकेट करवा रहे हैं। तो वो कम्पिटिटिव क्रिकेट की तरह जब आपको बगैर परफॉर्मेंस के एक लड़के को लाकर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करना पड़ता है और आप एक ऐसा बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि जो आपको मिडिल ऑर्डर में आपको आपकी टीम को कोई सहारा दे सके। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, चूँकि साउथ अफ्रीका को भी ये बात पता है रऊफ के तीसरे मैच में उनके पास 5 की प्लेयर नहीं होंगे, तो ये मैच बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर यहाँ जीतते हैं तो ऑब्वियसली फिर सीरीज़ भी जीत जाते हैं। सो अप्रोच जो बाबर ने बात की थी पॉजिटिव और एग्रेसिव क्रिकेट की, फेयरलेस का वर्ड बढ़ के उन्होंने यूज़ किया था, बट आप लगते हैं कि वो जो वर्ड है वो अप्लाई किस तरह होगा, हम किस तरह एक फेयरलेस टीम बनेंगे? चूँकि साउथ अफ्रीका अगेन अपने होम ग्राउंड पे अच्छी टीम ज़रूर है, बट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये वो टीम है जिनका लेवल बहुत आगे चला गया हुआ है। तो हमारी अप्रोच मैच जीतने के साथ साथ समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको भी चेंज किया जाए, क्योंकि कल जैसा मैच जीते थे कोई बड़ी टीम शायद ऐसे मौके पर आपको मैच ना जीतने दे। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक इसमें पाकिस्तान टीम का जो मोराल है वो काफ़ी बूस्ट हुआ होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका को उनकी सरजमीन पर आना काफ़ी बड़ा कारनामा है।
तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो प्रेशर है वो साउथ अफ्रीकन टीम पर होगा और पाकिस्तान टीम पर इतना ज़्यादा जो प्रेशर है वो नहीं होगा। फर्स्ट गेम में डेफिनेट पाकिस्तान पर प्रेशर होगा कि उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका को मैच हराना। और एक दफ़ा जब वो पाकिस्तान का कम्बिनेशन बन चुका है, डजंट मैटर कि आप आखिरी बॉल पर जीते हैं या मैच टू लॉन्ग चला गया, मगर एक जीतने के बाद जो एक आपके अंदर एक तहरीक पैदा हो जाती है, उसको कंटिन्यूटी उसकी बड़ी ज़रूरी है। और साउथ अफ्रीका को मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी ये इस चीज़ का नॉलेज है कि वो उसके लिए आखिरी मैच है और उसके बाद जो बिल्कुल 6 नए लड़के उनको इंडल्ज करने पड़ेंगे अपनी टीम में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम के पास एक बड़ा अच्छा मौका सीरीज जीतने का कि वो फर्स्ट बॉल से ही उन पर प्रेशर बिल्ड करें और पूरा मैच उनसे जीतें और सीरीज में विक्ट्री हासिल करें। मिसबाउल हक की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली मरतबा जब साउथ अफ्रीका में हराया था। अब तक पाकिस्तान वाहिद एशियन टीम है जिसने रऊफ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज़ में हराया है। अब बॉलिंग के हवाले से अगर मैं आपसे आखिर में बात करूं, चूँकि आप खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, हसनैन ने और शाहीन ने जिस तरह की कल बॉलिंग की, पहले 10-15 ओवर में 55 पे 4 आउट थे, ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन रहा कि पाकिस्तान ने ब्रेक थ्रू हासिल किए। नए फास्ट बॉलर हैं हमारे, फिर हसनैन रेगुलर चांस तो उनको नहीं मिलता, बट आपके ख्याल में कल का जो बॉलिंग डिस्प्ले था पाकिस्तान का इन फर्स्ट 15 ओवर्स में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल किया बिल्कुल नए बॉल के साथ अर्ली 5-6 ओवर, और उसके बाद बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जो सेमी न्यू बॉल थोड़ा सा हुआ है उसमें पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने 4-5 अच्छी विकेटें हासिल की है। मगर जो असल प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है जो लेट वाले ओवर्स हैं 30 ओवर्स के बाद। उस पर आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी सीरीज में देखा होगा, इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, कि पाकिस्तान शुरू के 3-4 आउट करने के बाद उसके बाद आखिर में स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि जितने जो नए बॉलर्स हैं, जिस तरह हसनैन है या हारिस रऊफ है और बाकी बॉलर्स हैं, इनको जितना से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबी क्रिकेट खिलाई जाएगी, उतना ज़्यादा इनकी बैक में और इनकी टांगों में जान आएगी और ये बेहतर तरीके से डिलीवर करने में इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है फर्स्ट क्लास में और इंटरनेशनल। ठीक है रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह कल भी हासिल की, दूसरा मैच भी पाकिस्तान जीते और सिर्फ ये पहली मरतबा होगा कि कोई एशियन टीम साउथ अफ्रीका को दूसरी मरतबा सीरीज हराने में कामयाब होगी। तो कल बड़ा मैच है, देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कल के मैच में कैसी रहती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान ने आज ब्लाइंड T20 एशिया कप में भारत को शिकस्त दी। उनके कप्तान हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और कप्तान इमरान खान साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है दुनिया का, ऐसा टैलेंट कहीं नहीं है। और बाबर आजम की तो हम बात कर ही रहे हैं, बट एक वीडियो वायरल हुई और अबू बकर हमारे रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने पैकेज बनाया गौहर लियाकत पर। और उसके बाद फिर वो तो छा ही गए ना गौहर। 6 साल के बच्चे हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उनकी बैटिंग देखिए, जिस अंदाज से वो ऑफ ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ को भी उन्होंने मजबूर किया कि वहाँ जाके उनसे मिले और उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। रिपोर्ट देखिए, फिर आके गौहर से बात करते हैं। क्रिकेट का दीवाना गौहर लियाकत नाचघर ग्राउंड में मुगलपुरा वाइट क्लब में रोजाना 3 घंटे प्रैक्टिस करता है। मुझे शुरू से ही शौक था, मैं टीवी देखता था बाबर आजम को और मैं उसी की तरह बनना चाहता हूँ। वो मेरा फेवरेट प्लेयर है और मोहम्मद यूसुफ भी मेरे फेवरेट प्लेयर, विराट कोहली, क्रिस गेल, वो ये सारे मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। नेचुरल टैलेंट को निखारने में मसरूफ कोच मोहम्मद खुर्शीद भी इसकी सलाहियतों के मोतरफ हैं। ये 1.5 साल पहले हमारे पास आया, तो उस वक्त हमने इसे टेनिस बॉल से कुछ 2 गेंदें कराई थी। उसके बाद देखा कि हमने इसमें टैलेंट है, तो हमने इसे पिक किया है और दोबारा इसे हमें खिलाना शुरू कर दिया है। उसके बाद ही जो भी हम इसे बताते रहे वो बहुत जल्दी इसने पिक किया है। गौहर की क्रिकेट से मोहब्बत का ये आलम है कि वो छोटी सी उम्र में खेल की तमाम टेक्निक से बखूबी वाकिफ है। गौहर ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से देखने वालों को तो अपना गर्विदा बना ही रखा है, लेकिन अगर इस हीरे को तराशा जाए तो मुस्तकबिल में क्रिकेट का दरख्शां सितारा बनकर उभर सकता है। कैमरामैन अनवर खान के साथ अबू बकर बिलाल, डॉन न्यूज़, लाहौर। अबू बकर के पीछे जो आपको स्टार प्लेयर दिखाई दे रहे थे प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गौहर खुद भी, उनके कोच खुर्शीद साहब भी, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और क्रिस गेल की बात कर रहे थे आप गौहर बेटा, और आप बात कर रहे थे बाबर आजम की, विराट कोहली की, तो इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन आपकी बैटिंग खुद भी कम नहीं है। सो किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? और अब जो आपको 1-2 बैटिंग करने की वीडियोस के बाद सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, पता चल गया ना सुपरस्टार बन गए अभी सही? जी गौहर जवाब दो।
आवाज़ नहीं आ रही। जी गौर बेटा, क्या कहेंगे अपनी अपनी वीडियो जो आपकी हिट हुई है, मजा आ रहा है मोहम्मद यूसुफ के साथ? कैसा रहा सेशन आपका? जी मोहम्मद यूसुफ आए थे और मुझे टिप्स दे के गए थोड़ी सी, और मैं उन पे कोशिश कर रहा हूँ। वो कहते कि छोटी टांग से खेलो, ये मिडोन आपकी थोड़ी वीक है, और मैं उसी पे कोशिश कर रहा हूँ। महीने बाद वो आ रहे हैं और इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी गलती है उसको सुधार सकूँ। मोहम्मद यूसुफ जब आपके पास पहली मरतबा आया, जब उन्होंने आपने उनको बॉलिंग भी कराई, उन्होंने आपको भी बॉलिंग कराई, तो मोहम्मद यूसुफ साहब से मिलके कैसा लगा? वो भी बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, बहुत बड़े बैट्समैन रहे पाकिस्तान के। जी उन्होंने मुझे बॉलिंग करवाई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, टिप्स दे के गए, और वो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी उस वक्त। गौहर, फेवरेट शॉट कौन सा है आपका? और स्पेशली यूसुफ भाई ने आपको क्या बताया कि किस तरह आप, मुझे देख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डिफेंस भी आपका बड़ा कॉम्पैक्ट है, ड्राइव तो आप बड़ा अच्छा करते हैं, कि मोहम्मद यूसुफ खुद बड़े एलिगेंट प्लेयर थे, बड़ा बेटा वो अच्छा खेला करते थे। तो मोहम्मद यूसुफ ने कोई कौन सी वो ऐसी बात बताई जो आपको याद रही कि ये नई चीज़ सीखी है मैंने यूसुफ भाई से, इतने बड़े प्लेयर हैं, उनसे मजीद और क्या सीखा आपने? जी मेरी फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है, और मोहम्मद यूसुफ जब आए, और वो खिलाड़ी हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। चलें, आपको आज मैं दोबारा भी लेता हूँ। खुर्शीद भाई, आप लोग जो कोचेज़ हैं ग्रास रूट के, आपको बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब ये हीरे पहली दफ़ा आप लोग के पास आते हैं, तराशते आप ही हैं, फिर बड़े प्लेयर बन जाते हैं, तो बहुत सारे कोचेज़ का नाम भी नहीं आता, बट आपको तो बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपने इनको बहुत कुछ सिखाया भी है। क्या ख़ास बात लगी? आप उस रिपोर्ट में अबू बकर को ही बता रहे थे, पहली मरतबा देख के जौहरी को अंदाज़ा हो जाता है कि हीरा जो है वो आ गया है। जी सर, ये जब पहली मरतबा हमने इसे देखा तो ये कार्सन ग्राउंड में आए थे, तो ये इनके मामूद शाहिद महमूद साहब इसे लेके आए, तो टेनिस बॉल खिला रहे थे हम, तो टेनिस बॉल से हमने देखा कि ये तो, हम 4-5 आदमी खड़े थे, इसमें मलक सरवर साहब थे और कप्तान रबनवाज साहब थे, मलक रफ़ीक साहब थे, आसम साहब थे। तो इसको देखा हमने, ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है, तो इसको हमने कोशिश किया, इससे अब जाके हमने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में इससे पूछा कि अगर आपको हम क्रिकेट खिलाएं तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा होगा? इसने कहा जी मोहम्मद यूसुफ साहब और जो बाबर आजम साहब होंगे। तो इसलिए फिर हमने कोशिश की कि इसे हमने मुगलपुरा वाइट्स के नेट पे लेके जाए, तो कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आजम जैसे ही बने, और इसको देखा आपने कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी इसको टिप्स दिए हैं जी, और बताया है, और मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि यार ये बच्चा वाकई छोटी उम्र में ये एक वाहिद गोहर है, गोहर लियाकत है, ये एक ऐसा हीरा आपने तलाश किया है। तो हमारी तो कोशिश है कि ये बाबर आजम जैसे और मोहम्मद यूसुफ, बाबर आजम की आपने बात की, आखिर में गौहर में आपसे पूछूंगा बेटा, बाबर आजम तो अभी साउथ अफ्रीका में कल ज़बरदस्त सेंचुरी भी बनाई, हमारे हीरो हैं, सो ख्वाहिश है बाबर आजम जब वापस आए, अल्लाह करे ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बाद जीत कराएं, जिम्बाब्वे से जीत कराएं, और फिर बाबर आजम से मिलने का मौका मिल जाए, उनके साथ नेट करने का, तो कैसा रहेगा? जी मुझे बहुत ही खुशी होगी बाबर आजम से अगर मैं मिल सकूं, और इसलिए चलें, मोहम्मद यूसुफ आए तो इंशाल्लाह आपका टैलेंट देख के बाबर आजम भी आएंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर आपके वक्त का, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह बाबर आजम से भी बड़े प्लेयर बने और हम आपको इसी तरह कवर करते रहें। और साथ साथ पाकिस्तान ने जनाब आज भारत को हराया T20 टूर्नामेंट में, और जब भी पाकिस्तान की टीम ब्लाइंड टीम खेलती है, कोई ना कोई ज़रूर ये जो है वो कारनामा सर अंजाम देते हैं। निसार अली हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लाइंड टीम के कप्तान। निसार, मुबारकबाद आपको, और इस कामयाबी से पाकिस्तान में तो लोगों को खुशी हुई, लेकिन आपका भी कितना मोराल बुलंद हुआ, और कल बांग्लादेश से मैच है, टूर्नामेंट जीतने की तैयारी कर रहे हैं। जी खैर मुबारक, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल ऐसा ही है जी, जिस तरह टीम को हमको खुशी हुई है, इस तरह हमारी पूरी टीम को जो हम बांग्लादेश में मौजूद है सबको खुशी हुई है। तो जाहिर है ये खुशी का मौका है, ये हमारा रवायती हरीफ है, तो उनके साथ जो भी किसी भी मैदान में जब हम खेलते हैं तो यकीनन वो थ्रिलिंग मुकाबले होते हैं। तो आज के मैच में हमारे प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हम जीते हैं, तो इसमें यकीनन अल्लाह ताला का करम है और बाकी कौम की दुआएं हैं, जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली है। और आइंदा मैचेस में भी हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया और बांग्लादेश दोनों को वाइट वॉश करें।
ठीक है निसार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप मजीद मैचेस जीतते जाएं, आपको प्रोग्राम में इंशाल्लाह लेते रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम अगर इंशाल्लाह टूर्नामेंट जीतती है तो ऑब्वियसली यही एक टीम का गोल भी होगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल में बात करेंगे। बहुत डिप्रेसिंग टाइम है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, वुमेन फुटबॉलर क्या सोचती हैं डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल की, और जो फुटबॉलर में से मौजूद हैं वुमेन फुटबॉलर हैं पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, ना सिर्फ फुटबॉल में बल्कि दीगर सरगर्मियों में बड़ी पेश हैं। लेकिन जब असल चीज़ यानी कि उनका खेल मुतासर होता है तो फिर क्या इन चीज़ों पे फोकस हो सकता है। अबिया हैदर में ज्वाइन करें स्काइप पे। अबिया बहुत बहुत खुशामदीद आपको, शुक्रिया भी आपका। ये जो फुटबॉल की रीसेंट सारे इशूज़ हैं, एक फुटबॉलर वुमेन फुटबॉलर स्पेशली जब पहले इतने कम मैचेस होते हैं, अल्लाह अल्लाह करके चैंपियनशिप हो रही थी वो भी ख़त्म हुई, इसका क्या असर पड़ा है अब तक आप लोगों पर, फुटबॉल पर? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बिल्कुल अभी जो रिसेंट एक डेवलपमेंट या सॉर्ट ऑफ एक कैंसिलेशन हुआ है पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल के अंदर, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। आई एम वेरी सैड, आई एक्चुअली डू नॉट हैव एनी वर्ड्स टू शेयर बिकॉज ये चैम्पियनशिप ऐसी थी जिसके लिए हम पिछले 3-4 महीने से, सिर्फ हम नहीं बाकी सारी टीम्स भी यकीनन प्रिपेयर कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और बहुत खुश थे कि फाइनली पाकिस्तान में काफ़ी टाइम के बाद एक हमारी नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो हो रही है। और साल में ये एक वुमेन फुटबॉल का बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसके लिए हम सब एम कर रहे होते हैं कि हम जाएं, हम अपना 100% दें और हम खेलें वो टूर्नामेंट, बिकॉज फिर इसी टूर्नामेंट से आगे नेशनल टीम वापस सेलेक्ट होती है, वापस नेशनल कैंप लगता है। तो इस टूर्नामेंट के लिए जाहिर है बहुत सैक्रिफाइसेस थे सारे प्लेयर्स के। कराची में 1 महीना रहना आसान नहीं था, अपने स्टडीज छोड़ के प्लेयर्स आए हुए थे। बिल्कुल अभी ये जो सोशल इश्यूज हैं हमारे यहाँ ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा वुमेन फुटबॉलर को इंकरेज भी नहीं किया जाता। आपने सही वर्ड यूज़ किया, जो 1 महीना यहाँ पर बच्चियाँ टाइम निकाल कर आई, तमाम ने अपने घर से वट जो भी प्रॉब्लम है, दिल कितना टूटा, फिर क्या बात हुई सारी लड़कियों से आपकी, चूँकि बहुत ऑब्वियसली एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि कितनी मुश्किल से इजाज़त मिलती है और फिर आपको मकसद पूरा हुए बगैर ही, टूर्नामेंट ख़त्म हुए बगैर ही जाना पड़ जाए, तो दिल तो टूटा। बिल्कुल ऐसा ही है, लड़कियां लाइक प्लेयर्स, आई सॉ द प्लेयर्स जो यंगस्टर्स जो आए हुए थे, जिनका पहला टूर्नामेंट था, जिनका दूसरा टूर्नामेंट था, आई सॉ देम ब्रेकिंग, आई सॉ देम क्राइंग बिकॉज फॉर देम आगे फ्यूचर क्या है। अगर अभी सस्पेंशन लगती है, अगर अभी बैन लगता है तो वेयर आर वी स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। आई सॉ द प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स क्राइंग, जिनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा इस 3 से 4 साल के गैप में, क्योंकि उनकी एज ऑब्वियसली अगर 3 से 4 साल फुटबॉल नहीं रहा तो 5 साल के बाद वापस आता है तो किधर है हम खड़े हुए। तो ऑब्वियसली बात है प्लेयर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इन दी एंड वी आर द वन जो सारे सैक्रिफाइसेस करके घर से दूर सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं। बट अगर सैक्रिफाइसेस का आपने वर्ड यूज किया, बट एग्जैक्टली लोगों को बताइएगा जरूर आखिर में कि लड़कियां स्पेशली जो वुमेन फुटबॉल के लिए कराची आई, किसी को इजाज़त का मसला होगा, हमारे पास ऑब्वियसली इंकरेजमेंट नहीं है, सैक्रिफाइसेस से आपकी मुराद क्या है? शॉर्टली बताइएगा कि लड़कियों को क्या क्या सहना पड़ता है। देखिए मोस्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ। मैं 2 जॉब से रिजाइन करके कराची आई थी क्योंकि मुझे मेरे ऑफिसेज जो थे वो 1 महीने की छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो मैंने दोनों जॉब से रिजाइन किया। मैं कराची आई सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए बिकॉज दैट इज वेयर माई पैशन लाइज। तो अब आफ्टर द टूर्नामेंट खत्म हो गया, वेयर एम आई स्टैंडिंग? मैं वापस इस्लामाबाद आई हूँ बट अब मेरे पास नौकरी नहीं है, आई डोंट हैव अ जॉब। कल से मंडे से मैं अपनी जॉब स्टेशन वापस स्टार्ट करने वाली हूँ। सो दिस वॉज वन मेजर सैक्रिफाइस। इस तरह मेरी तरह बहुत लड़कियां अपने एजुकेशन, एग्जाम्स, पढ़ाई, पेरेंट्स से लड़के वहां पे आई हुई थी। अब जब वो आउट ऑफ नोवेयर जब वापस जाती हैं विदाउट एनी स्टैंडिंग, तो आपको क्या लगता है लाइक नेक्स्ट टाइम हम 10 दफ़ा सोचेंगे हम कि टूर्नामेंट की सर्टेनिटी क्या है? अगर हम इतनी चीज़ें छोड़ के लड़के आ रहे हैं फैमिली से और अपनी चीज़ें छोड़ के आ रहे हैं, टूर्नामेंट ही नहीं रहेगा अगर यह सर्टेनिटी नहीं है, तो वाई वुड वी मेक दो सैक्रिफाइसेस? बिल्कुल आपने ठीक है। आखिर में फीफा के ऑब्वियसली एक तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, दूसरा शफाक हुसैन साहब कहते हैं कि मैं फीफा के बगैर चला लूँगा, बट फुटबॉलर्स तो ये चाहते हैं ना टूर्नामेंट होता रहे और ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक उनके पास हो, सिर्फ आप लोगों का काम और शौक तो खेलना है। कुछ कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से आखिर में अबिया कि कुछ फुटबॉल फेडरेशन से, फीफा से, गवर्नमेंट से?
बिल्कुल, मैंने एक स्टांस हमेशा दिया है कि फुटबॉलर्स को एज ए प्लेयर पर्सनली हम सबकी एक आवाज़ है दैट हम लोगों को किसी भी पॉलिटिक्स से कोई गर्ज नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सब मिल बैठ के बैठें, कोई न्यूट्रल वे निकालें और काइंडली फुटबॉल बहाल करें। वी जस्ट नीड टू प्ले, वी जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनली, दैट इज़ वेयर आवर एम लाइज। हम लोगों को पाकिस्तान के लिए खेलने दें, हमारा फ्यूचर ना तबाह करें। ठीक है, अभी आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने जो बात की जॉब छोड़ के और फिर आपको चैंपियनशिप छोड़ के जानी पड़ी, तो क्या कह सकते हैं, ये स्टेट ऑफ जो है वो एक पाकिस्तान फुटबॉल का है। आई थिंक स्टोरी सुनने के बाद मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है कि प्लेयर्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं। आप भी खुद इसका फैसला कर लीजिए कि जिन लोगों ने इस नॉमिनेशन कमेटी का मामला हो या वट जो भी इसको जिन भी ग्रुप ने जाके इसको सबोताज किया है, उन्होंने पाकिस्तान के फुटबॉल के साथ साथ कई लड़कियों का और फुटबॉलर का दिल भी तोड़ा है। गुलाम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।